हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे CGL CHSL मेंस के लिए मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आपके मेंस के लिए फ्रेम किए हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर मैं जो एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके CGL और जो आपका अभी हाल ही में CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पॉज करके वीडियो को आप खुद भी इनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कि दी गई आकृति में AL लंब है BD पर, CM लंब है BD पर। ये हमारे पास BD है, इसके ऊपर ये दो परपेंडिकुलर है। ठीक है, BD की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, AL की 4 सेंटीमीटर, CM की 6 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल BCD का एरिया माइनस ट्राइंगल ABD का एरिया हमें बताना है। तो देखिए ट्राइंगल BCD यानी कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका एरिया और माइनस जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए आसान है, सब कुछ तो हमें दिया ही हुआ है। BD की लेंथ कितनी है? BD की जो लेंथ दी गई है हमें वो दी गई है 15। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाफ तो कॉमन ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर बेस तो दोनों के लिए सेम है तो ये BD भी कॉमन ही आ जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ बेस सॉरी परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, एक 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, एक 6 सेंटीमीटर का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का आ जाएगा। तो जो बेसिक इनमें डिफरेंस आएगा वो तो बेस के ही इक्वल आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट किया जा सकता था विदाउट पेन एंड पेपर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। अच्छा, बेलन की जो रेडियस है वो क्या है, हाइट की 3 टाइम्स है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन वॉल्यूम पूछा है। पर जनरली ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं। फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखना चाहिए आपको, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। अच्छा हमें पता है एच की वैल्यू दी हुई है, तो आर क्या है 3h है, 3h का होल स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर और एक एच और भी है, तो एच के टर्म्स में हमने इसको चेंज कर लिया। दो ऑप्शन थे, या फिर यहाँ पे एच यहाँ पे रख के आप आर की वैल्यू निकालते, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। इज इक्वल टू 22/7 इंटू 9 इंटू एच क्यूब। अब एच है हमारे पास 2.1, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया 21 क्यूब। इसलिए मैंने बताया था आपको कि जनरली आपको 25 तक के स्क्वायर्स और ऑलमोस्ट 25 तक ही कर सके, अदरवाइज 20 के आसपास सबको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया नहीं भी हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, कोशिश कीजिए बट, क्योंकि अदरवाइज ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। 22/7 इंटू 9 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, सबको पता ही होता है। एक बार और 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 21 1 जा 21, 21 4 जा 84, 86 8 आ जाएगा, 84 और 8 92। ये याद ही होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, इसको मैं ओनली 9.2 ही इसको एज्यूम करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 नम 81, 9 दूनी 18, 81 और 1.8 82.8, तो 22 गुणा 82.8, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। 22 से इसको गुणा करो और 7 से भाग देते हैं, 22 अट्ठे 176, 17, 22 दूनी 44, 44 और 17 61, 6, 22 अट्ठे
176, 176 6 182। अब इसको 7 से भाग दो। अब जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे 7 2 जा 2 टाइम्स चलेगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन में भी हालांकि डाउट है हमें 262 में और 224 में। देखिए अब अगली डिजिट जैसे ही मैं देखूंगा ना, 7 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 14। अब 42 है तो 7 6 जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 262 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 262। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर और 30 मीटर ऊंचाई वाले दो लैंप पोस्ट के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। हायर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो तार की लंबाई। देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है ना, ये दो पोस्ट है हमारे पास, एक ये पोस्ट है मान लीजिए, एक ये पोस्ट है, एक हमारे पास ऐसे 30 एक वायर है, इस वायर के दोनों एंड से ये पोस्ट यहाँ पे लटके हुए हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ये वायर है, ये वायर बेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। ये जो एंगल है ये आपका है 30 डिग्री का एंगल। अब क्या बोल रहा है, इनकी पोल्स की लेंथ है 20 और 30। मान लीजिए ये 20 का है, तो जो ये वाला है ये आपका 30 का है। अब देखिए पूछ रहा है तार की लंबाई, हमको बेसिकली इसकी लेंथ चाहिए इसकी। तो देखिए जब ये 20 है, ये ओवरऑल 30 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचा, 10 बचा। ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा दो साइन 30। साइन 30 क्या होता है, आपको देखते याद होना चाहिए कि अगर ये एंगल 38 10 होता है तो इसका डबल होता है, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot माइनस कोसेक अपॉन में sec + tan 1 - sin। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली क्वेश्चंस कई बार थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, तो वैल्यू पुटिंग से ट्राई करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 sec 2 कोसेक कोसेक और sec। कोशिश करते हैं कि वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाए, निकल जाए। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री हम रखेंगे तो 45 डिग्री पे ये दोनों सेम आंसर देंगे 2√2, और ये दोनों सेम आंसर देंगे। तो 45 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 2 ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा, लेकिन 2 नहीं कर पाऊंगा, फिर एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, बट वही मुझे आसान दिख रहा है, क्योंकि अदरवाइज इसको हम ऐसे तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट बन नहीं रहा है यहाँ पे, और साइन कोस में इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। वैल्यू पुटिंग से ही इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 45 रखना सबसे सेफ भी होता है, आसान भी होता है। 0 पुट नहीं कर सकते, 0 इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोड 0 तो अनडिफाइंड होता है। 45 करते हैं, ये कितना आ जाएगी वैल्यू, ये 1 + 1 2 + √2 2 + √2 इंटू में 2 - √2 अपॉन में क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि √2 + 1 और 1 - 1 अपॉन √2। ये 1 माइनस साइन 45 होता है 1 अपॉन √2, √2 - 1 और जो अपॉन का √2 है वो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a + b a - b आ जाएगा 2 अपॉन में ये तो 2 - 1 आ जाएगा, तो 2√2 आ रहा है। अब जैसे मैंने देखा 45 रखने पर 2√2 आ रहा है, मतलब 2 तो आना ही है ना है, तो ये भी 2√2 होता है, ये भी 2√2 होता है, वही प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये 2 ऑप्शन कट गए एटलीस्ट। अब आप एक और कोई और वैल्यू रख लीजिए, 0 और 90 रख नहीं सकते क्योंकि 10 और कोड दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम 60 या 30 पुट कर लीजिए। 60 या 30 पुट करने से क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट आंसर पहुंच जाएंगे। मान लिया मैं 60 पुट कर रहा हूँ, तो 60 पुट करने पे ये वैल्यू क्या दे रही है, 2 sec 64 होता है, sec 60 होता है 2 और 2 cosec 60 कितना हो जाएगा, 2/√3 आएगा 4/√3, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 60 पुट कीजिए, देखिए
1 + tan60 √3 प्लस यानी कि 3 + √3, 3 + √3 आ जाएगा, माइनस ये कितना आएगा 1 + cot60 कितना होता है 1/√3, 1 + 1/√3 माइनस cosec60, cosec60 कितना होता है cosec60 2/√3 होता है, तो ये -1/√3 हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखूं। यहाँ पे देखिए इसको 1 -1/√3 ही हो जाएगा अपॉन sec + tan, sec60 कितना होता है 2 होता है, और tan60 कितना होता है tan60 √3 होता है, 1 - sin60 √3/2 यानी कि 2 - √3 और बाई में 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे 3 + √3 है, ये √3 - 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 + √3 √3 - 1 अपोन में क्या आ जाएगा 2 + √3 2 - √3 तो 1 होगा, तो नीचे तो सब कुछ कैंसिल, ऊपर ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 2√3 2 अपोन √3 2 अपोन में √3। अब एग्जैक्ट वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हमने कुछ गलती तो नहीं किया, यहाँ पे 60 रखा था 1 और sec60 कितना होता है 3 + √3, 1 + cot60 कितना होता है 1/√3, 1 + 1/√3 माइनस cosec60 1 - 1/√3 √3 - 1/√3, ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 3 3 जा 9, एग्जैक्ट नहीं आएगा, रूट कटेगा नहीं, लेकिन चलो देख लेते हैं फिर भी 3 3 जा 3√3 3√3 माइनस √3 तो कितना आ जाएगा 2√3, कट भी सकता है, कॉमन लेके देख लेते हैं एक बार, 3√3 2√3 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 3 कट ही जाएगा, हाँ तो 2√3 इंटू में 2/√3, √3 से √2 2 4 कट रहा है तो 2 sec60 ये आ जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू पुटिंग के बाद भी हालांकि थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आप फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो कर सकते हैं बेसिक से, क्योंकि इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। चलिए इसको बेसिक से भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बेसिक से भी ट्राई करते हैं एक बार, अगर बेसिक से होता है तो। देखिए बेसिक से हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए बेसिक से इसको कैसे करेंगे, इसको सीधे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 + tan + sec प्लस tan से मल्टीप्लाई कर दो tan थीटा प्लस 1 और माइनस tan इंटू कोसेक कितना हो जाएगा माइनस के sec थीटा हो जाएगा, आगे sec से मल्टीप्लाई कर दो प्लस sec इंटू कोट कितना हो जाएगा 1/cos cos अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा कोसेक, माइनस sec इंटू कोसेक, तो ऐसे लंबा चला जाएगा, आप इस क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। आप बाकी खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार कि साइन कोस में ब्रेक कर सकते हैं क्या, हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।
अगला क्वेश्चन है रूट एम प्लस 1/√m3 है, तो एम क्यूब प्लस 1/m³ माइनस 16 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अच्छा, हम इस रूट एम को एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इससे हम ये जान पा रहे हैं कि जो x प्लस 1/x है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 3 है, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 और माइनस 16 स्क्वायर की, ठीक है, क्योंकि डबल कर लिया हमने। अब देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का सीधा फॉर्मूला होता है, आपको पता है कितना होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 18 होता है। डायरेक्ट ही आना चाहिए आपको करना। इसका फिर से स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन का, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 322। अब यही पूछा x प्लस, इसमें से 16 स्क्वायर घटा दीजिए, तो 16 स्क्वायर यानी कि 256 घटा दो इसमें से, 256 इसमें जाएंगे कितने बचेंगे, 256 इसमें से जाएंगे तो ये बचेगा 44, और यहाँ पे 46 56 12 में 6 गए 6 11 66 बच गया, कितना बचा 66। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 ये कितना बचा हमारे पास 66, यहाँ पे डी ऑप्शन में 66 दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि एक बगीचे में 2 पैर वाले जानवर हैं और 4 पैर वाले जानवर हैं। बगीचे में 468 पैर हैं, 188 हेड्स हैं, 2 पैर वाले जानवर। अच्छा, एक बार बताइए आप, यहाँ पे बोल रहा है 188 सिर है, सिर तो सभी जानवरों को एक होता है, तो 180 सिर का मतलब यह है कि वहाँ पे 180 ही जानवर है। पैर देखिए यहाँ पे मान लेते हैं सीधा सा दिया हुआ इक्वेशन, अगर 2 पैर वाले x हैं और 4 पैर वाले y हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, टोटल 180 है वो। x पैर वालों के 2 सिर होते हैं, सॉरी 2 पैर होते हैं, और इनके 4y हो जाएंगे टोटल लेग्स, और ये 468 के इक्वल है। x की वैल्यू पूछी है, ये तो बहुत आसान है, इस वाली में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से नीचे वाली को माइनस कर दो, 4x माइनस 6 2x इज इक्वल टू 18 चौक 72 720 और माइनस के 468, 2 से भाग देगा। देखिए इसको ही पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखें लास्ट में 2 आएगा, और 2 में किससे मल्टीप्लाई के लास्ट में 2 आए, या तो 6 या 1 से। अब 6 इस ऑप्शन में है, इसमें तो है ही नहीं, और जो डी ऑप्शन में है उसमें 2 है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता था, पूरा भी कैलकुलेट आपको करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर माल बेचता है और 1 kg के स्थान पे डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है 940 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ और हानि बताना है। CP 650 है। देखिए रेशो वाले मेथड से हो जाता है, यहाँ पे वो लाभ कमा रहा है गलत वेट यूज करके, यहाँ पे उसको हानि हो रही है। 4% की हानि का मतलब होता है 1/25 की, यानी कि अगर मैं यहाँ पे CP लिख दूँ, यहाँ पे SP लिख दूँ, तो अगर 25 रुपीज़ कॉस्ट है किसी वस्तु का, तो उसको बेच रहा है 24 में, ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको हानि हुई है की, लेकिन वो 940 ग्राम का यूज कर रहे हैं, मतलब वस्तु का एक्चुअल में कॉस्ट 940 ही है, बस 940 ग्राम की ही वस्तु है, लेकिन उसको बेच रहा है 1000 बताकर, ठीक है, मतलब 1 kg की बताकर। यहाँ पे सीधा आप रेशो मेथड लगा देते हैं, इससे कट जाएगा 25 चौका 100 40 आ जाएगा, इस साइड से इस साइड वाले कट जाते हैं, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 47, ये वैल्यू 47 आ गई CP, और SP 48 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए टोटल उसे फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, टोटल ओवरऑल उसको
47 कॉस्ट था और 48 में बेच रहा है, तो 47 पर 1 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कॉस्ट हमको दी हुई है 650, तो 47 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 650 को। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का। 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 650 बटे 47 को। अब देखिए, आप 650 को 47 से भाग करने के लिए मत बैठ जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाइए, आपको एग्जाम में ये अप्रोच रखना है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको इस तरह से जाना है एग्जाम में। आप एक बार बताइए, यहाँ पे 650 है, देखिए ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए, नीचे 47 है। अगर नीचे 50 होता, अगर नीचे होता थोड़ी देर के लिए, मान लिए 50 है, 47 से ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। और 50 से हमें पता है कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 आता है। वैल्यू लेकिन थोड़ी सी हमने बढ़ाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्चुअल वैल्यू नीचे कम थी तो ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो वैल्यू 13 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ये आप याद रखिए। और इसमें 13 से थोड़ी सी ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, 13.78। यही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 47 650, 4 1 जा 4, 47 आ गया। आगे कितना बचेगा, 80। अब देखिए 4 टाइम्स हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि 45 4 जा 180 हो जाता है, तो 47 4 जाए तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना करने की ज़रूरत आपको थी नहीं, आप सीधे बता सकते थे कि अगर यहाँ पे नीचे हम 50 मान ले थोड़ी देर, तो आंसर 13 आता। लेकिन नीचे थोड़ा सा वैल्यू कम है, तो ऊपर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा 13.78। तो ये अप्रोच आपको रखनी है अगर आपको जल्दी आंसर तक पहुँचना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या का 125% श्रम के 37.5% से 35/8 अधिक है, तो संख्या बतानी है। आपको सीधे पता होनी चाहिए परसेंटेज का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है। ठीक है, परसेंटेज और फ्रैक्शन का आपस में इंटरचेंज, आपको सीधे पता होना चाहिए 3/8 होती है। काफ़ी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट वैल्यू है 37.8। अब फिर आसान है, एक संख्या का 125%, मान लीजिए टी है संख्या, टी का 5/4 क्या बोल रहा है, स्वयं के 3/8 से, 3x/8 से कितनी अधिक है, 35/8 अधिक है। ठीक है, 35/8 अधिक है। अच्छा, अगर मैं इसको भी 8 बना लूँ यहाँ पे तो आसान रहेगा करना, इसको मैं 10/8 लिख लेता हूँ। इससे क्या हुआ, ये सब कट गया, तो यहाँ पे सॉरी संख्या हमने टी मानी है, या तो फिर एक्स ही मान लो, क्योंकि इधर मैंने एक्स लिख दिया है, हैबिचुअल होते हैं हम। 10x - 3x कितना होगा, 7x। 7x किसके बराबर आएगा, 35। तो संख्या क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में संख्याएं व्यवस्थित करनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए इस केस में हम क्या करते हैं ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 पावर 1/4, 6 पावर 1/6, 7 पावर 1/4 और इसके अलावा 2 पावर 1/3। देखिए जो इनकी पावर्स है ना, या तो बेस सेम बना लेते हैं या फिर पावर सेम बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे पास सिंपल मेथड ये होता है, अगर ऐसा भी कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, पावर में जो नंबर्स है ना डिफरेंट, उन सब का एलसीएम लीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, पावर को होल नंबर बना लेंगे हम। अब देखिए मुझे दिख रहा है 12 है, तो सभी की पावर 12 कर दो, तो यहाँ पे 12 करेंगे जब, 4 दिए 12 आ जाएगा। 6 से 12 कटेगा, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे 12 कर दिया, फिर यहाँ पे भी 12 कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 दिए 12। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौक 12। अब ये तो वैल्यूज़ हम आसानी से पता ही सकते हैं, तो हमें पता होता है ये कितना आ जाएगी वैल्यू, 27 आ जाएगी। 6 चंग 36, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और 2 का कितना होता है, 16 होता है। अब देख लो
कौन सबसे पहले आएगा, सब असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा ये पहले आएगा। 2 पावर 1/3 सबसे पहले आएगा। 2 पावर 1/3 इसमें तो नहीं है, पहले इसमें भी नहीं है, या तो ये दो ऑप्शन है। अब ये देख ली इन दो में कौन पहले आएगा। 3 पावर 1/4 27 और 6 1/6 36। 27 छोटा, 27 पहले आएगा, 3 1/4 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 233 और 860 को डिवाइड करें तो दोनों स्थिति में 5 बचे, तो पता है इन दोनों में से 5 घटा के उसका HCF निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आंसर इस क्वेश्चन का, HCF ऑफ किसका 233 -5 एंड 860 -5। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। अब देखिए HCF ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 228। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना लिखना ही नहीं है, सीधा आपको निकालना है। और देखिए एक बार बताइए, 228 है, 855 है, यहाँ पर इनका HCF निकालना है। अब इनमें एक नंबर जो कॉमन है वो देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन से चाहिए, इन दोनों का HCF अगर 33 है, 33 से अगर ये डिवाइड हुए तो 11 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी। ये नंबर 11 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 48 से कोई नंबर डिवाइड, मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ, ऑप्शन से जाना आसान लग रहा है मेरे को, मुझे आपको बताने में इतना भी समय लग रहा है, अदरवाइज एग्जाम में तो इतना भी समय आपको नहीं लगना चाहिए। आपने सीधा देखा 33 हो ही नहीं सकता, 11 से कट नहीं रहा, 11 से तो 220 कटता, 228 नहीं कट रहा है 48 से। अब 48 से कोई नंबर कब कटेगा, 48 से कटने के लिए उसका 4 से कटना तो, अरे वो तो इवन नंबर तो होना ही होना चाहिए, तो इवन ही नहीं है 855, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और 26 भी पॉसिबल नहीं है। 26 आप लास्ट में किसी नंबर के 6 है, इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में 5 बना ही नहीं सकते। तो देखिए अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखते ही आंसर मार्क कर सकते थे, केवल 15 से 20 सेकंड में, जिस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये अप्रोच आपको रखना है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, CHSL मेंस, CGL मेंस, CPO मेंस वगैरह की, या फिर NTPC वगैरह CBT 2 की, तो आपको इस तरह का अप्रोच और इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। देखिए 3 पुरुष 3 मेल के द्वारा 8 दिन में किया गया काम, 4 फीमेल के द्वारा 6 दिन में किया गया काम। मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाल लो, ये भी 24 हो रहा है, ये भी 24 हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मेल और फीमेल की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो है 1:1। ठीक है, दोनों मतलब सेम रेट से काम कर रहे हैं एक दिन में, मतलब एक मेल भी उतना ही काम करता है और फीमेल भी उतना ही करती है। ठीक है, अब 5 पुरुष और वर्क कितना हो जाएगा, अब 8 3 24 हो जाएगा। तो 24 यूनिट काम को कितने लोग को करना है, 5 पुरुष और 3 महिलाएं। तो 5 पुरुष की एफिशिएंसी 5 ही है, 3 महिलाओं की 3 ही है, क्योंकि 5 1 1 3 1 1 तो 8 आ जाएगा। 8 3 24 3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, आसान सवाल है तो। एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब है रेलगाड़ी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 का 150। अब इतने लंबे वाले प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करने के लिए खुद की लेंथ भी ट्रेवल करेगी। देखिए जैसे यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो जब ये ट्रेन इसको पार करके यहाँ पे आएगी ना, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक आने खुद की लेंथ भी कवर करेगी और फिर इस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को कवर करेगी। ठीक है, इसमें लॉजिक होता है, हम इसे याद रखें, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 150 + 250। ठीक है, 150 + 250 टाइम स्पीड गए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर करना था, पूर्ण में स्पीड आ जाएगा 400/25, 400/25 होता है 16। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वीं कक्षा में लड़कों की संख्या 38 है, उनका टोटल वेट कितना है 2457। 11वीं कक्षा में 53 लड़के हैं, उनका भी टोटल वेट उतना ही है जितना लड़कों का है, तो सभी का टोटल एवरेज बताना है तो बहुत आसान है। टोटल वेट कितना हो जाएगा 2457 लड़कों का है, लड़कियों का भी इतना ही है, तो टोटल वेट हो जाएगा इसका डबल। और
टोटल संख्या से भाग दे दो, 38 + 53, 38 + 53, यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसको ऐसे ही रखो आप, उसको सोल्व मत करो क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2457 अपॉन 38 + 53 कितना होता है, 40 + 51 91, ठीक है। अब ये 13 से कट रहा है नीचे वाला, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कट ही जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए, अब ये अप्रोच आपको डेवलप करना है। आप एक बार बताइए, आंसर पूरा कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, लास्ट में या तो यूनिट डिजिट से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में 4, 1 से किसको मल्टीप्लाई करूँ, 4 आए, 4 को ही करनी पड़ेगी। लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे, 54 या फिर 64, ठीक है। आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन दो ऑप्शन तो आप देखते ही काट सकते थे यहाँ पे भी। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अगर आपको तुक्का भी मारना है तो भी आप लॉजिकली अगर मारेंगे तो 50% तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी कर लेते हैं। 13 से यहाँ पे आ जाएगा 7, 13 से इसको काटो, 13 एकम 13, 11 बच गए, 115, 13 अट्ठे 104, 104, 13 एकम 13, 7 115, 13 अट्ठे 104, 11 117, 13 निम्मा 117, 7 से फिर कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 दूनी 54, तो 54 आंसर आ जाएगा। ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने के बाद सी भी उनके साथ, इन्वेस्टमेंट वाला टाइम इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। 6 महीने के बाद सी भी, आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा याद रखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है और कितने टाइम के लिए किया गया है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जैसे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है किसी वस्तु का कितना रेट है और उसकी कितनी खपत हो रही है, ठीक है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि एक ए है हमारे पास, एक बी है और एक सी है। सी 6 महीने बाद जुड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 महीने, ठीक है। 6 महीने के बाद ये सी है, सी तो मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है 6 महीने के बाद, कितना 3000 के साथ, तो 3000 के साथ। और ए और बी बोल रहा है ए का निवेश बी से 1500 अधिक है, ए का निवेश बी से 1500 अधिक है, बी का अगर एक्स है तो ए का क्या है 1500 अधिक है, एक्स प्लस 1500। अब इन दोनों ने तो 12 महीनों के लिए निवेश किया है टोटल एग्जैक्ट, तो सीधे प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा, प्रॉफिट में 12 से गुणा कर देंगे एक्स प्लस 1500 को, रेशो 12 से एक्स को, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, आसान होता है। 3000 को 6 से गुना करेंगे क्योंकि 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, केवल 6 महीने बाद कर रहा है और 1 साल के लिए, तो 6 महीने तक इसका पैसा लगा है, तो ये हो जाएगा 18,000। अब रेशो निकाल दो, देखो ये 12 को ही कैंसिल कर लो आप, 12 से 12 कट गए, यहाँ पे 12 से कट जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा था, क्या पूछा हमसे, इनका रेशो एक्स हमको दिया हुआ है 10:7:3, 10:7:3 ये हमको दिया गया है। एक्स की वैल्यू पूछी होगी इसने, पूछ रहा है वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से इतने, ए का निवेश। अच्छा, एक्स प्लस 1500 की वैल्यू बतानी है, तो देखिए एक्स प्लस 1500 और ये यहाँ पे एक्स और ये 10:7 है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1500 और ये एक्स प्लस 1500 बटे में एक्स क्या आ जाएगा 10/7। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 10x - 7x बराबर 3x, और 3x आ जाएगा मेरे पास 1500 × 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 से 500 आ जाएगा 3500, लेकिन आंसर 3500 नहीं होगा, वैसे ऑप्शन में भी नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डाल सकता था 3500,
1500 और जोड़ दो, क्योंकि ए का पूछा है, तो 1500 में 3500 में 1500 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 5000 आ जाएगी। तो हमारे पास 5000 ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी रेशो क्यू रेशो आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी रेशो का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमेशा क्या करते हैं, क्यू को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्यू पहले से इक्वल है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो डायरेक्ट ही रेशो आ गया। देखिए पी रेशो क्यू रेशो आर, क्या रेशो आ गया डायरेक्ट ही, 10 11 12। पी प्लस क्यू 21। अच्छा, जैसे मैंने 21 देखा ना, एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। तो 21 का कैंसिल हो गया, 3 या 7 तो हो सकता है, वो ऑप्शन में है नहीं किसी। ठीक है, बट 22 कैसे बना देंगे आप, 11 नहीं बना सकते, 23 नहीं बना सकते, कोई फ्रैक्शन ही नहीं। फिर भी तो आसान है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ केवल आपको कि आपको अप्रोच ही रखना है, आपको ऑप्शंस को देखना है। ये तो आसान है फिर भी जोड़ना। ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 12 और 10 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। एक धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस 54 है, और ऐड करें तो 108 है, तो उनका गुणनफल। देखिए दरअसल ये क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज लिख के। इसमें ब्याज के कॉन्सेप्ट की तो जरूरत ही नहीं है भाई। अरे दो चीज़ें हैं, दो नंबर्स हैं, कुछ भी हों, उन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। उन दोनों को, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तो 54 आ रहा है, और उन दोनों को ऐड करने पे 108 आ रहा है। उनका मल्टीप्लाई पूछा है, दोनों की वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसमें ब्याज का तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन डाल देगा कि आप इंटरेस्ट वगैरह देख के सोचोगे कि इंटरेस्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, और आप उसमें खोजोगे कि इसमें इंटरेस्ट लगेगा कहाँ। इसमें तो कोई रेट परसेंट कुछ ऐसा टाइम कुछ दिया ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करके आधा कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 108 और 54 होता है 162, और 162 का आधा होता है 81। सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। 108 में से 54 गए, कितना बचेगा, 108 में से 54 गए, मतलब 100 में से 46 गए, ये आ जाएगा 54 ही आ जाएगा। 54 और 54 ही 108 होता है। ठीक है, और उसका आधा करना था, सॉरी, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई दोनों की जब करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 7 आएगी, लेकिन इस बार 7 देखिए इसने चारों ही ऑप्शन में दिया है, तो इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया है। मल्टीप्लाई भी करना आसान है, 27 1 जा 27 का टेबल तो आना ही चाहिए, कैरी 2 फॉरवर्ड, 27 8 जा, अच्छा 27 8 जा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे लास्ट में 6 आएगा और 2 कैरी लगी थी, 8 आएगा, तो 87 आना चाहिए लास्ट में। लेकिन देखिए 87 भी इस बार चारों ही ऑप्शन में, तो एग्जैक्ट हमसे कैलकुलेट कराएगा ही ये इस बार, कोई नहीं कर लेते हैं। 27 8 जा कितना होता है, 216, और 218, ये आ जाएगा। निम्नलिखित डेटा की माध्यिका, फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, माध्यिका बतानी है। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शंस यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए हैं, मतलब नहीं आ पाए, कोई नहीं, इसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो बहुत आसान होता है, दरअसल फॉर्मूला होता है बस इसका सीधा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस f/- c/f, और इनटू में h, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। मैं बता देता हूँ ये क्या क्या है। देखिए f होती है फ्रीक्वेंसी, जिसकी अगर आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि n/2 जिसमें आता है, मतलब n/2 जिसमें आएगा। देखिए अब मैं इसको बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, एक सेकंड रुकिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड। n/2 निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इसको ऐसे लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा आपकी।
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 6, 8, 7 और 11। एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 को एज इट इज़ रखते हैं, इसमें फिर ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। 14, 7 जोड़ दो 21 और 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू आती है ना 32, इसका हाफ n/2 होता है। n होता है मतलब एक तरह से n/2 कितना आ जाएगा? 16। अब देखते हैं 16 किस में पड़ेगा। 16 14 में नहीं आएगा। 14 का मतलब ये 14 और 14 से लेस वालों रख रहा है अपने पास, तो इसमें पड़ेगा। किस में पड़ेगा? देखिए इसमें पड़ेगा। हमें बस ये एक बार फाइंड आउट कर लेना है, फिर सब कुछ हो जाता है। तो देखिए हमारे पास L होती है यहाँ पे 10, जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है। F होती है हमारे पास जो इससे पहले वाली होती है, वो होती है F, ठीक है। सॉरी वो C होती है, एक सेकेंड रुकिए। F तो ये है ही, F तो ये होती है F, और ये होती है C। H होता है इनका गैप, ठीक है, 5 का गैप है। देखिए अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। L + 10 + n/2 कितना आता है? 32/2 16, 16 - C, 16 - 14 2/F। F कितना है हमारे पास? F है हमारे पास 7 इंटू में H इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू? 10 + 10/7, 10/7 होता है 1.330, 7 चौक 1.4 समथिंग, यानी कि जो इसका आंसर है वो लगभग 11.4 के आसपास आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनरली मतलब आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए में क्या क्या होता है वैल्यू। ऐसे एक मोड का फॉर्मूला आता है, वो क्वेश्चन आएगा, हम उसको भी करेंगे। सबसे पहले आप n/2 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी एक्यूमुलेटिव संचयी बारंबारता बोलते हैं, वो निकाल लेते हैं। 32 का हाफ करते हैं n/2, 16 देखते हैं कहाँ पे आएगा। इसमें पड़ रहा है 16, ये F होती है, ठीक है, ये होती है F, ये होती है C, ठीक है, और ये गैप होता है H। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, एक पैकेट में 14 गोलियां हैं, 6 लाल है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है जो मेंस में आ जाता है, प्री का टॉपिक नहीं होता है, केवल ये एक टॉपिक है जो एक्स्ट्रा होता है मैथ्स में, लेकिन आसान है। देखिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। 6 लाल हैं, बाकी नीली है, ठीक है। हमारे पास 6 रेड बॉल है, 8 हमारे पास कैसी हैं? ब्लू। 2 गोलियां आपने निकाली हैं, तो संभावना बताने की दोनों एक ही कलर की हैं, तो दोनों रेड हैं, दोनों ब्लू हैं। अच्छा अब आप एक बार बताइए, यहाँ पे 14 में से 2 निकाली, तो टोटल हमारे पास क्या है? 14 में से 2, 14 C2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो या तो लाल हैं या तो ब्लू हैं, या तो लाल हैं तो प्लस हो जाएगा, 14 में से 2 निकाल सकते हैं। अब लाल हैं तो 6 में से ही 2 निकलनी चाहिए, ब्लू हैं तो जो है ब्लू हैं 8, इनमें से 2 निकलनी चाहिए, ठीक है। ये आप समझ गए तो आसान है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अच्छे से मैं डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, या तो लाल हो सकती है, लाल के लिए इन 6 में से ही 2 निकलनी चाहिए जो निकाली गई हैं, बट टोटल निकल किस में से सकती हैं? 14 में से 2 कोई भी निकल सकते हैं, तो टोटल अवसर इतने हैं और हमारे पास फेवरेबल अवसर इतने हैं। इस तरह से आप इसको कर देंगे। 6C2 की वैल्यू कितनी होती है? कॉम्बिनेशन परमुटेशन भी एक टॉपिक होता है, ये मेंस का ही होता है। यहाँ पे हो जाता है 15। देखिए ऐसे होता है NCR होता है हमारे पास n⁴ अपॉन में r⁴ और n-r⁴ ये होता है, ठीक है। और n⁴ का मतलब होता है फर्स्ट कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, जैसे मैं n से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक सेकेंड। जैसे मैं लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, हम नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 6C2 को लिख सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
और 6 - 2 4 फैक्टोरियल। अभी देखिए उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 6 × 5। तब तक लेके जाओ उसको एक एक कम जब तक नीचे वाला ना जाए। अब आगे को लिख लो 4 फैक्टोरियल, जिससे कि हमने इसको काट दिया। तो 6 × 30 बटे, तो इसलिए मैंने 15 बोला था। ये आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। तो आ जाएगा 15 बटे, ऐसे नीचे आ जाएगा 14 × 13/2 आ जाएगा। 13 × 7 91 प्लस 8C2 56 का आधा 28 बटे 91। 28 और 15 43, 43 बटे 91। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा। क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, आसान है। तो पी क्यू और एम एक ही वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, बोल रहा है कि पी क्यू और एम एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो जीवाएं हैं, एक मान लीजिए ये है, एक मान लीजिए ये है। पी क्यू और एम एन, पी क्यू और एम एन वो पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है, जिस 4 सेगमेंट बनते हैं। एम एन की लंबाई 11 है, पी ओ की और क्यू ओ की। देखिए ये फॉर्मूला लग जाता है, सिंपल फॉर्मूला होता है सर्कल के अंदर कि हमेशा याद रखिए, अगर ऐसी कंडीशन होती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाता है इसका और इसका प्रोडक्ट। यानी कि एम ओ इंटू ओ एन किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है पी ओ इंटू ओ क्यू के, पी ओ इंटू ओ क्यू के। ये फॉर्मूला लगेगा बस, और कुछ नहीं, हमेशा याद रखिएगा इसको। अब देख लो क्या क्या वैल्यू दी हुई है। एम ओ इंटू ओ एन यानी कि एम एन, टोटल एम एन दी हुई है 11, यानी कि इस साइड का ये 11 इंटू ओ एन हमको नहीं पता। एक सेकेंड रुकिए, इनमें से एक को मानना पड़ेगा, आप इसको एक्स मान लीजिए। तो एम ओ कितना है? एक्स, और नीचे वाली हो जाएगी 11 - एक्स, क्योंकि हमको टोटल का लेंथ दिया हुआ था, इज इक्वल टू पी ओ इंटू ओ क्यू। पी ओ 4 है इंटू ओ क्यू कितना है हमारे पास? 7.5 है। 7.4 इंटू 4 कितना हो जाता है? ये होता है 30। तो ये हो जाएगा x² - 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x - 6 x - 5। तो इस सीधी सी बात है, x की वैल्यू 6 है 5 है। अगर ये 6 है तो नीचे वाला 5, अगर वो 5 है तो नीचे वाला 6। हमको तो डिफरेंस पूछा है, तो अंतर कितना आएगा एम ओ में और ओ एन में? 1 का अंतर आएगा। ये फॉर्मूला बस याद रखिए आप, फिर तो आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका हमें बताना है कि जो इसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है। देखिए हमेशा याद रखिए, अच्छा 4 6 10 के साथ तो एक समकोण त्रिभुज बनाता, समकोण दो त्रिभुज है नहीं। हमेशा याद रखिए कि होता क्या है ना, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो दोनों हमारे पास बेस हैं और हाइट है किसी भी ट्रायंगल में, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा साइन आएगा। अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर इसके इससे छोटा है तो त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब ये थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब अगर यहाँ पे साइन आ जाता है p² बराबर है b² प्लस h² के, तो ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ऐसे हो गए ऐसे हो गया। अब अगर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो फिर ये अधिक कोण त्रिभुज, मतलब एक एंगल उसका 90 से बड़ा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 4 6 8 है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम इसको मानते हैं, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो सबसे बड़ी लेंथ से मतलब है हमारा। तो 8 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, और इन दोनों का देखते हैं 4² प्लस 6²। सीधे से हमें दिख रहा है कि
जो इसका स्क्वायर है वो इनसे बड़ा ही है, ठीक है। ये 64 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 36 और 16 52, मतलब बड़ा है। बड़ा है तो ये त्रिभुज कैसा है हमको पता चल गया, बड़ा है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास अधिक कोण। अब अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के कहाँ होता है, आप खुद देख लीजिए। जब यहाँ से इस भुजा पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको इधर डालना पड़ेगा कि नहीं, मतलब आपको ये लेंथ यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। तो जो ऑर्थो सेंटर जाएगा वो यहाँ पे त्रिभुज के बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, त्रिभुज के बाहर जाएगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज का कहाँ पे होता है ये भी याद रखिए। समकोण त्रिभुज का ये अपने आप में एक परपेंडिकुलर है तो होता है हमेशा त्रिभुज पर स्थित होता है, जो परपेंडिकुलर बनाने वाली भुजाएं हैं उस पर स्थित होता है। और न्यून कोण त्रिभुज का तो अंदर होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से जहाँ पे भी आ रहा है त्रिभुज के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा रूट 5 है तो टेन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना है हमारे पास, रूट 5 है। हमें पता है जब ये रूट 5 होता है तो कोसेक माइनस कोट कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाता है। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो अगर a प्लस बी रूट 5 है तो a माइनस बी 1/√5 हो जाएगा। उसमें से इसको क्या माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, कोट 2 कोट थीटा आ जाएगा हमारे पास। रूट 5 माइनस 1/√5 4/√5, 4/√5, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 2/, तो हमारे पास ट्राइंगल है कोट 2/√5 है, यानी कि अगर ये √5 है तो ये 2 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब वैल्यू पूछिए टेन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/5 प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू 36 प्लस 25 61 अपॉन में कुछ गलत किए क्या हम, कोट थीटा आ रहा है हमारे पास। अच्छा, कोट थीटा 2/√5 है तो 2 यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। देखिए यहाँ पे कोट 2/√5, तो कोट में तो 2 यहाँ पे आएगा, √5 यहाँ पे आएगा, ये तो 3 रहेगा। अब देखिए टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/4 प्लस कोस स्क्वायर 4/9, ये आ जाएगा नीचे 36, 45 प्लस 16 कितना होता है 61, 61/36। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1 प्लस √3/2 का रूट है -1 माइनस √3/2 का रूट है सी की वैल्यू बतानी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस √3/2 प्लस माइनस है 1 माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में तो जब स्क्वायर करेंगे 1 माइनस √3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, इसमें गुना कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4, ये आ जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस ये 1/4, बाहर 2 निकल के आएगा तो कट ही जाएगा 1, तो सी स्क्वायर 1 है तो सी बराबर क्या आ जाएगा +-1, लेकिन सी 0 से बड़ा है तो 1 ही होगा, सी 0 से बड़ा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर x रुपये का मूल्य अंकित किया और 10% की छूट के साथ 630 रुपये में बेच दिया। x की वैल्यू बतानी है। x का 10% पे छूट देने के बाद 90% पे बेचा और 630 में बेचा, 9 सते 63, 7/70 700 रुपये। 568 का 40%, ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए आप एक बार बताइए, आप ऐसे करेंगे ना, फिर 568 की भी आपको 40 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 360 की भी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक हिंट यहाँ पे मिल रहा है मुझे कि 58 प्लस 42 100 हो जाता है। मतलब अगर मैं 568 को लिख लूँ 360 प्लस कितना आएगा आगे
40, 400, 500, 108, 208। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो मुझे पता है कि मुझे अब एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस 208 की 42 में गुना करनी है, बस वो भी आसानी लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे तो 360 का 40 और 50 100% ही हो जाएगा, वो खुद की वैल्यू हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको ऐसे एनालाइज करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। देखिए 360 ही आ जाएगा, क्योंकि 360 का 42 और 360 का 50, तो 360 का 100% मतलब 360 प्लस। अब केवल मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये तो आसान है। देखिए 2/8 का 42%। अब 200 में गुना कर दो, पहले 42 की 200 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8400। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8400। ठीक है, और उसमें भी परसेंटेज है तो 84 ही आ जाएगा, 84 प्लस, और 8 का 42% निकालना है, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, ये आ जाएगा। तो अब आसान हुआ, माइनस x/5, x का 20% है क्योंकि, इज इक्वल टू 270। अब देखिए यहाँ पे x/5 को एक साइड में रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाइए, वो इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 270, 90 प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 450 से आंसर ज़्यादा है, 5 8 40, हाँ 435 है, तो 875 से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ 875 से ज़्यादा है, तो आंसर कौन सा हो सकता है यहाँ पे, 875 से ज़्यादा, और लास्ट में पॉइंट 890। ये तो कन्फर्म है कि ये दो तो आंसर नहीं हो सकते, एग्जैक्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 450 प्लस यहाँ पे 5 8 40, 5 435, तो 885 से ज़्यादा है, सॉरी, और 36 पंजे कितना होता है, 180, तो 0.8 आ रहा है, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कर लेना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या 49 है तो दूसरी, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, N1 इंटू N2, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो आसान है, 98 इंटू 16 अपॉन में 49, कितना हो जाएगा, 2 और 16 दूनी 32। एक दीवार को 15 श्रमिक 20 दिन में, तो एक करेगा 15 गुणा 20 में, और 10 करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 30 दिन। जब वेतन के मुद्दों के कारण 50 महिला सदस्य और 100 पुरुष सदस्यों ने संगठन छोड़ दिया, तो पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:2 है, छोड़ने के बाद 3:2 है, और टोटल 2000 है तब। तो देखिए 3:2 किसके इक्विवेलेंट है, 2000 के इक्विवेलेंट है, मतलब 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 2000 को, 1 करस्पॉन्ड करेगा 400 को, तो मतलब जो मेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 430 1200, और ये कितने हो जाएंगे, 400 दूनी 800। ठीक है, अब छोड़ने के बाद हैं इतने, और पुरुषों में कितने ने छोड़ा था, 100 ने छोड़ा था, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1300, और ये 50 ने छोड़ा था, मतलब 85 में जोड़ दो, 0 से 0 कट गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 7 26, और 17 का रेशो आ जाएगा। मनीष ने डाकघर में 10,000 रुपये जमा किए और 4 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपये प्राप्त हुए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, PRT अपॉन 100 डायरेक्ट ही लगाना है, ब्याज दर बतानी है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट है हमारे पास 2400, इंटू में 100, अपॉन में P इंटू टी 10,000, इंटू टी 4 साल के लिए, 2 0 और 2 0 से चारों 0 कट गई, 4 6 24, 6%। इस श्रृंखला का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है।
थोड़ा सा लेंथी जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसलिए आप इसको खुद ट्राई कर लेना। मैं जस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि वेरिएंस जो होता है ना, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं उसको, वेरिएंस। वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट तो डेविएशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। देखिए बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको कैसे करते हैं, थोड़ा लेकिन लंबा क्वेश्चन जाएगा, लंबा जाता है क्योंकि फ्रीज बन जाएगी तो ऐड करना आसान हो जाता है। देखिए इसका पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, माध्य, समांतर माध्य आप निकाल ही सकते हैं, इन सभी को जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे, 9 से 9 संख्याएँ। उसके बाद हर संख्या में से मीन को आप घटाएंगे, उसका स्क्वायर करके फिर ऐड करेंगे, उससे फिर एन से डिवाइड करेंगे। लेकिन फॉर्मूला ये होता है, एग्जाम में जनरली आएगा तो इतनी बड़ी नंबर्स नहीं देगा, 3-4 नंबर्स का पूछ लेता है बस, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, आप देख लेना। देखिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, इनका आप निकालिए मीन, ऐड करना पड़ेगा लेकिन इनको, ठीक है। 8 और 6 14, 5 19 और 7 26 और 2 28 और 3 31, 6 37, 5 42, 42 और 4 46, 4 5 हो गया यहाँ पे, 7 11 11 और 8 19 24 30 33 37 45, 9 से डिवाइड किया तो वैल्यू 50 प्लस 50 पॉइंट समथिंग, 50 के आसपास आ गया। अब करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, 1 सेकेंड, 18 माइनस 50, 18 और 50 इसका स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 50 24 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 55 का स्क्वायर, इस तरह से, और फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा सीरीज नहीं बन रही है इसलिए टाइम लगेगा, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ए बी वृत्त में एक जीवा है, जो जीवा है वो सेंटर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, लेंथ बतानी है। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका डायमीटर 30 है। ए बी मेरे पास एक जीवा है, ए बी, जो ए सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करी, ये एंगल है 60, ठीक है। और व्यास 30 सेंटीमीटर है इसका, मतलब रेडियस इसकी 15 है, ये 15 है। अब जब ये 15 है रेडियस, एक एंगल 60 है, हमें पता है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी 60 हो जाएंगे। जब ये भी 60 हो जाएंगे तो क्या बन गया, ये बनेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, तो वो वैल्यू भी 15 ही आएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। कुछ एक इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने डाले थे, मेंस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आपका CGL का एग्ज़ाम, CHSL का एग्ज़ाम हो या फिर NTPC हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।